जो रीट की एग्ज़ाम हुई है, इस एग्ज़ाम में मिनिस्टर लेवल तक की धांधली उसमें की गई है। आज वो हर बात मैं आपके साथ साझा करूँगा, हर वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा जिसके कारण मुझे वो इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। और मैंने ये पाया कि राजस्थान में जो पक्ष और विपक्ष हैं वो आपस में मिले हुए हैं। ये सीबीआई जांच हो ताकि जो मगरमच्छ हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो सलाखों के पीछे जाएं। इसलिए मैं अन्याय और घोटालेबाजी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपने असिस्टेंट कमांडेंट के पद से महामहिम राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र दे रहा हूं। उनके पिता ने उनको खेत बेचकर और जयपुर में 3 साल से वो पढ़ा रहे हैं और रीट की परीक्षा की वो तैयारी कर रही थी। बहुत अच्छी उनकी तैयारी थी। देश का अनूठा गुरुकुल केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज व स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन के लिए विजिट करें केशवानंद कैंपस, भडाडर। साथियों, मेरे जीवन की 5वीं बड़ी घटना जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने अपनी नौकरी को ठुकरा के, अपनी सर्विस को ठुकरा के, वो राजस्थान में जो पेपर लीक होते हैं, जो खासकर रीट के एग्ज़ाम उसमें पेपर लीक हुए थे। राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। उसके खिलाफ जो आंदोलन किया था, आमरण अनशन किया था, वो घटना 5वीं बड़ी घटना है। साथियों, यूं तो कोई इंसान अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। मेरी शानदार सर्विस थी, शानदार कैरियर था, शानदार सैलरी थी, शानदार प्लेस ऑफ ड्यूटी था, जयपुर पोस्टिंग थी मेरी। जो सच में इसके पीछे क्या कारण रहे, क्या मेरी सोच थी, क्या मेरा बैकग्राउंड है, वो मैंने न तो मीडिया में बताया, न आप लोगों के साथ मैंने साझा किया। आज वो हर बात मैं आपके साथ साझा करूंगा, हर वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा जिसके कारण मुझे वो इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। साथियों, 2017 13 जुलाई 2017 को मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। भारत में उस समय सोने का आयात बड़ी मात्रा में होता था, तो हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। तो मैंने और मेरी पत्नी ने निर्णय लिया था कि हम अपनी ज्वेलरी, हमारे गहने जो हैं, लगभग 50 तोला गहने थे, वो राष्ट्र हित में हम देश को समर्पित करेंगे, क्योंकि हमारी जीडीपी, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था। सोने के आयात में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। किसी भी देश के लिए उसका नागरिक सबसे बड़ा संसाधन होता है। अच्छे एवं राष्ट्रीय चरित्र वाले नागरिक का निर्माण शिक्षा से ही संभव है। शिक्षा की नींव बचपन में डाली जाती है। नींव जितनी सुदृढ़ होगी, इमारत उतनी ही गगनचुंबी एवं मजबूत होगी, जिसके लिए मैं मेरे अवकाश के दौरान सरकारी विद्यालयों में पुस्तकें वितरित करने का छोटा सा प्रयास करता हूं। ये पत्र जो मैंने लिखा, इसका मैंने मेल मेरे डीजी महोदय थे राजीव रॉय भटनागर साहब, उनको मैंने मेल भी किया था। उस मेल में इस पत्र का रेफरेंस मैंने दिया है, जो 13/7/2017 को मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था। दोस्तों, इसके पीछे मंशा यही थी कि मैं शुरू से मानता हूं कि हमारा देश यदि दुनिया के देशों से टक्कर लेना चाहता है, यदि उनके बराबर खड़ा होना चाहता है, दुनिया का विकसित देश बनना चाहता है, तो शिक्षा ही वो माध्यम है, तकनीकी विकास ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग उनके बराबरी कर सकते हैं। हम एक उन्नत और विकसित देश बन सकते हैं, दुनिया की एक ताकत बन सकते हैं। उसमें मैं लगातार 2014 से कंट्रीब्यूट करता आ रहा हूँ। उसके बहुत से पत्र हैं मेरे पास में, ये चेक हैं, रिसिप्ट्स हैं, डिपार्टमेंट के लेटर हैं। ये भारत सरकार का मंत्रालय है। इसके पास इसके मेरे जो लेटर लिखे हुए हैं वो सारे अभी मेरे पास सेफ हैं। 5/5/2016 को मुझे पत्र लिखा गया डिपार्टमेंट की ओर से कि 11 मई 2016 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है विज्ञान भवन दिल्ली में। तो उसके लिए मुझे इनवाइट किया गया डिपार्टमेंट की ओर से, और उस महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी कर रहे थे।
ये लेटर मेरे घर पे आया। मुझे परिवार के लोगों ने समय पे इन्फॉर्म नहीं किया, तो इस प्रोग्राम में मैं नहीं पहुंच पाया। मेरी पोस्टिंग जयपुर थी, गांधीनगर थाने के पास में। वहाँ पर कई बार हम टहलने जाते थे शाम को। तो एक दिन मैं गया हुआ था, तो मुझे दो स्टूडेंट रोती हुई नजर आई। मुझसे लगभग मेरे सामने ही खड़ी थी। तो मैंने उनको बुला के अपने पास में बुलाकर पूछा कि क्या क्या रीज़न क्या है, किस कारण वो रो रही हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके पिता ने उनको खेत बेचकर और जयपुर में 3 साल से वो पढ़ा रहे हैं, और रीट की परीक्षा की वो तैयारी कर रही थी। बहुत अच्छी उनकी तैयारी थी। चोरू के रहने वाले थे, किसी गांव के। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे कई लोग वो जानते हैं जिनकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, और यदि ईमानदारी से उनका पेपर लिया जाए, उनकी परीक्षा ली जाए तो उनके 20-25 नंबर भी नहीं आएंगे। और अब जब उन्होंने नंबर चेक किए तो बता रहे हैं कि उनके 130-135 नंबर हैं। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत बड़े लेवल की धांधली हुई है, बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने उस समय उनको समझाया, सांत्वना दी कि आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती, एक न एक दिन जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। वो चले गए वहाँ से। उसके बाद में मुझे एक एक्टिविस्ट मिले, जिन्होंने बताया कि वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड जैसे कई महकमों में उनकी जानकारी है, और वो बताते हैं कि वहाँ का लगभग लगभग आधा स्टाफ जो है वो इस काम में संलिप्त है। बहुत बड़े लेवल पर वही लोग पेपर लीक करवा रहे हैं, वही लोग ये धांधलियाँ करवा रहे हैं। और उन्होंने ये तक बताया कि जो रीट की एग्ज़ाम हुई है, इस एग्ज़ाम में मिनिस्टर लेवल तक की धांधली उसमें की गई है। वो चीज़ें मुझे बताई गई। उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया कि हमारा शिक्षक जो है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश का भविष्य बनाना और उसका भविष्य बिगाड़ना वो शिक्षक के हाथ में है। तो मुझे इस लड़ाई में कूदना चाहिए, मुझे ये लड़ाई लड़नी चाहिए, और किसी भी प्रकार से जो ये भर्ती है इसको रद्द करवाना है, और एक मजबूत कानून राजस्थान में बनाना है जिससे नकल माफियाओं में एक दहशत हो, उनमें एक डर की भावना पैदा हो। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी को पत्र लिखा। महोदय, मैं लगातार 26 सितंबर 2021 से देख रहा हूं कि भर्ती धांधलियों के चलते नौजवानों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी हुए, अन्याय के खिलाफ लोगों ने आवाज भी उठाई, परंतु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। रीट परीक्षा में हुई धांधली का दूसरा पहलू यह है कि प्रदेश देश तरक्की करता है, उसमें शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। नाकाबिल कम ज्ञान वाले एक भी व्यक्ति को शिक्षक बना दिया तो समाज के लिए कितना घातक और भयावह होगा। परंतु प्रायोजित धांधली स्कैम के दम पर ऐसे लगभग 15,000 लोग बेईमानी और पैसों के जरिए शिक्षक के तौर पर नियुक्त होने जा रहे हैं, जो इस पवित्र पद के कतई योग्य नहीं है, और शिक्षा का इनमें दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, और इसमें सबसे अधिक प्रभावित गरीब बच्चा होगा। यही सब कुछ आपके नेतृत्व वाली सरकार के दौर में हो रहा है। स्थिति भयावह तब हो जाती है जब अपराध को रोकने वाले ही अपराध में संलिप्त हो जाएं। जिन्हें पेपर आउट करने के आरोप में पकड़ा गया है वो तो मात्र मोहरे हैं, और ऐसे मोहरे सैकड़ों की संख्या में अभी भी सरकार के संरक्षण में खुलेआम बेधड़क घूम रहे हैं। दरअसल ये मोहरे तो नालों की तरह हैं जो आगे जाके नदी में मिल जाते हैं। यहाँ नदी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। अतः यह स्पष्ट है कि एसओजी सबूत जुटाने के बजाय सबूत मिटाने का काम कर रही है, ताकि नालों से ऊपर की श्रृंखला पर किसी भी प्रकार की आंच न आए। जिस राजस्थान को शूरवीरों, त्याग और बलिदान की भूमि जाना जाता था, उसे आज नकल स्थान के रूप में पुकारे जाने लगा है। यह कलंक अत्यंत कष्टकारी है। बहुत कोशिश की कि चुप रहूं, पर अब भी नहीं बोला तो बहुत देर हो चुकी होगी। जैसा तंत्र आज बन चुका है, इसमें अरमानों का धराशायी होना ही संभव है। ऐसे में बेरोजगार विद्यार्थी हताशा में आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है, जो कि रीट की परीक्षा के बाद राजस्थान में बड़े पैमाने पर हुआ, और जो जिंदा है वो तिल तिल करके मर रहे हैं। मैंने काफी आत्ममंथन किया और पाया कि
जो बच्चे युवा हम सब का भविष्य हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। फोर्स में रहते हुए देश सेवा का जो सुख है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, परंतु अब मुझे लग रहा है कि एक नौकरी त्यागने से यदि लाखों बच्चों के लिए कुछ कर पाऊं तो यह कई गुना देश सेवा होगी। इसलिए मैं अन्याय और घोटालेबाजी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपने असिस्टेंट कमांडेंट के पद से महामहिम राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र दे रहा हूं। ये 5 मांगे मैंने की थी। पहली तो रिट की परीक्षा तुरंत प्रभाव से रद्द हो। दूसरी मांग थी कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जरोली साहब हैं उनको बर्खास्त किया जाए, पद से हटाया जाए। तीसरी मांग थी कि सीबीआई जांच हो ताकि जो मगरमच्छ हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो सलाखों के पीछे जाएं। एक दहशत, एक डेटरेंस क्रिएट हो जिससे कि आगे से ये काम करने से लोग डरें। चौथी मांग थी कि आमूलचूल सुधार के लिए कमेटी बने जो भी ये रिकमेंड करे कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में और निष्पक्षता के साथ में कैसे एग्जाम करवाई जा सकती हो। और 5वीं मांग थी कि विधानसभा सत्र जो आएगा उसमें एक मजबूत कानून बने जिसमें 10 वर्ष की सजा हो नकल माफियाओं के विरुद्ध। तो साथियों, ये 5 मुख्य मांगे थी जिसमें से राजस्थान सरकार को दबाव में आकर 4 मांगे माननी पड़ी। मैंने जो आंदोलन किया उसमें सरकार ने खूब मुझे धमकाने की कोशिश की, मुझे डराने की कोशिश की। मेरी पत्नी की ड्यूटी पैलेस पर पुलिस को भेजा गया। मेरे पास फ़ोन आए, मुझे कहा गया कि आपको कमिश्नरेट में जाकर डीआई साहब से मिलना है। पर साथियों, जिंदगी भर मैं ईमानदारी से जिया हूँ और जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना जीवन बसर करता है, जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया, उसे किसी की गीदड़ भभकियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इनसे नहीं डरा, मैंने आंदोलन शुरू किया, मैं अरेस्ट हुआ। उसके बाद में कोविड की आड़ में इन्होंने जो भी धरने, प्रदर्शन या रैलियां हैं उन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। पूरे राज्य में, शेखावाटी में, पूरे राज्य में हर जिले से मुझे समर्थन मिला। मैं मानता हूं कि 5वीं मांग सरकार ने क्यों नहीं मानी। मैंने इसका विश्लेषण किया और मैंने ये पाया कि राजस्थान में जो पक्ष और विपक्ष हैं वो आपस में मिले हुए हैं। ये नुरा कुश्ती करते हैं जनता को ये दिखाने के लिए कि एक दूसरे की जो नीतियां हैं, एक दूसरे का भ्रष्टाचार है, उसका ये विरोध कर रहे हैं। पर पर्दे के पीछे ये लोग एक ही हैं, क्योंकि यदि सीबीआई जांच होनी होती तो राजस्थान में यदि विपक्ष चाहता तो सीबीआई जांच होती। एक दूसरे के भ्रष्टाचार में ये सहयोग करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, केवल जनता को ये दिखाते हैं कि ये उनके खिलाफ है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में यही शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें मिनिस्टर जेल में है, वहां पे सीबीआई इंक्वायरी हुई। हरियाणा में एक मुख्यमंत्री जो जेल में रहे, कई लोगों को सजा हुई, वहां भी शिक्षक भर्ती हुई थी, वहां भी सीबीआई जांच हुई और उनको सजा हुई। यहां पर क्यों नहीं हुई? ये सोचने वाली बात है।